बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। लेकिन फाइनली हिंदुस्तानी आबी जारहियत का आज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वी डू अंडरस्टैंड कि हम आबादी के लिहाज से रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान से छोटा मुल्क है, कई गुना छोटा मुल्क है। लेकिन हिंदुस्तान पता नहीं बार बार क्यों अपनी और हमारी पाकिस्तान की तारीख भूल जाता है। जब जब हिंदुस्तान ने कोई भी इस तरह की कार्रवाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी रिसेंटली उनके एक पायलट को हमने चाय, फैंटास्टिक किस्म की चाय पिला के भेजा। और ऑन अ लाइटर नोट मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि इस दफ़ा हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारी पाकिस्तान आर्मी का प्लान ये है कि चाय की मिकदार को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस दफ़ा एक से ज़्यादा अभिनंदन इंशाल्लाह हमारे काबू आएंगे अगर कोई उनकी तरफ से मुहिम जुई की गई तो। बट एट द सेम टाइम इसको थोड़ा सा सीरियसली खंगालिए तो अपने सिक्योरिटी फेलियर्स, अपने जो उनके जो लैब्स रह गए, सिक्योरिटी लैब्स रह गए, वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ना समझ नहीं आता। आप मोदी की 30 साल इक़्तिदार की तारीख, 15 साल गुजरात का सीएम और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स पीएम ऑफ इंडिया रहते हुए देख लीजिए तो नरेंद्र मोदी की मुकम्मल सियासत मुसलमानों के मुखालिफ, पाकिस्तान के मुखालिफ इस एक फैक्टर के ऊपर टिकी हुई है। और मुझे कभी कभी तशवीश भी, हैरानगी भी और परेशानी भी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर होती है कि हिंदुस्तान में तो बहुत मॉडरेट, बहुत पढ़े लिखे लोग भी थे कि हिंदुत्व माइंडसेट, ये आरएसएस के आइडियोलॉजी को लेकर लोग कैसे आगे हिंदुस्तान को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये वो नुक्ता है कि जिसके ऊपर हिंदुस्तान के हमारे बहन भाई जो मॉडरेट हैं, जो अमन चाहते हैं खित्ते में, उनको भी सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जहां पर इस खित्ते के लिए खतरा है, वहीं पूरी दुनिया के लिए भी खतरा है। कॉज नरेंद्र मोदी दुनिया की तारीख का वाहिद वजीर आजम किसी मुल्क का जिसके ऊपर दहशतगर्दी की वजह से उसको किसी मुल्क ने, अमेरिका ने वीज़ा के ऊपर पाबंदी आयद की थी। सो नरेंद्र मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसके पास टाइटल है कि जनाब आप दहशतगर्द हैं, लिहाजा आप मेरे मुल्क में नहीं आ सकते। और ये मैं वाकये की बात कर रहा हूँ, कत्लेआम जो गुजरात में मोदी ने किया था। उसके बाद हिंदुस्तान इटसेल्फ इज द कंट्री जिसकी तखरीबकारी, जिसकी दहशतगर्दी कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी है। हमने अभी रिसेंट पास्ट के अंदर देखा है, जस्टिन ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टर होते हुए, कि कनाडा के साथ हिंदुस्तान के सफारती ताल्लुकात किस हद तक खराब हो गए थे, बिकॉज ये वहां पर घुसकर भी दहशतगर्दी करते थे। एक मुल्क जो दिन दिहाड़े दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर इन्वॉल्व हो, कुलभूषण पाकिस्तान के अंदर है, कुलभूषण को इसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस पाकिस्तान ने पकड़ा। मुझे समझ नहीं आती कि ये नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह, ये तमाम लोग किस मुंह से दहशतगर्दी की बात करते हुए पाकिस्तान का नाम लेते हैं। उस पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि जो विक्टिम है, जिसने 80,000 से ज्यादा कीमती जानें और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए, पूरी दुनिया को महफूज रखने के लिए। आज के दिन तक, 2025 के इस दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूं, आज के दिन तक हम शहादतें दे रहे हैं। आज के दिन तक हमारी इकॉनमी लड़खड़ाती है क्योंकि हम पूरी दुनिया की जंग अकेले लड़ रहे हैं। और हम कहीं पर भी जाकर दुनिया के सामने कमजोर होकर ये नहीं कहते कि वी कैन नॉट फाइट दिस वॉर, क्योंकि हमारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों के, 25 करोड़ अवाम के हौसले इतने बुलंद हैं कि हम खुद अमन पसंद हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया को भी अमन पसंद और अमन का गहवारा बनाएं। एनीवेज, इसी पे बात करते हैं। आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया आया है उसमें बड़ा बिफिटिंग और बड़ा अच्छा जवाब रेसिप्रोकेट किया गया है। हिंदुस्तान ने जो जो जिन जिन टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की, हुकूमत पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ के उन तमाम धमकियों का जवाब दिया है। इसी के हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब बड़ी ग्रिप रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, पढ़ने लिखने वाले शख्सियत हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, एनएससी का एलामिया, डू यू थिंक कि हमने एग्जैक्टली रेसिप्रोकेट कर दिया है या कुछ फर्दर हमने रिस्पांस में जो एग्रेशन या जो चाहिए था वी हैव रिस्पोंडेड विद दैट? आई थिंक काफी बैलेंस्ड है और मेरा ख्याल है जो स्टेप्स बनते थे वो काफी हद तक उसमें जो है वो कवर हुए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो की है वो अच्छी थी, आई मस्ट से कि उसमें जो सारी बातें हैं वो उन्होंने कर दी हैं। असल में तो देखिए ना, जो हिंदुस्तान का मसला है वो तो ये है कि इस वक्त वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इस वक्त कश्मीर के ऊपर आपको पता है कि एक डायरेक्ट इमरजेंसी लगी हुई है और ये फेडरल कंट्रोल में है। और इसकी जो अमन व अमान की जो मामलात हैं वो डायरेक्टली अमित शाह देखते हैं, जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं जी। अब उस वक्त ये वहां पे जो ज्यादा पाकिस्तान पे मुद्दा बनाया गया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि जो अमित शाह की जिम्मेदारी है वो और नरेंद्र मोदी की जो जिम्मेदारी है उसको अवॉइड करके पाकिस्तान पे डाल दिया जाए। वहां पे अब लोग सवाल ये कर रहे हैं ना कि जी आपका इंटेलिजेंस फेलियर, अगर आपने
देखे होंगे जो फुटेजेस जो इस अटैक के आए हैं, उसमें आप देखिए कि एक प्लेटियो है, एक 300-400 मीटर का स्क्वायर मीटर का एक मैदान है, और उसके चारों तरफ जंगल है। अब राय साहब, आप खुद जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का जो जंगल है वो तो सिर्फ मुकामी लोग ही जानते हैं ना उसका रास्ता निकलने का कहाँ है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। बाहर से गया हुआ बंदा तो नहीं अंदाजा लगा सकता कि उस जंगल में कैसे जाना है, क्या करना है। लेकिन इन्होंने, चूंकि वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है बहुत बड़ा, सिक्योरिटी फेलियर हुआ है बहुत बड़ा, तो वो अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में एक ये है कि हम लोग तो यहाँ पे आदी हो गए हैं ना, इतने लोग शहादतें हो जाए कोई बंदा, यहाँ पे लोग मीडिया तवज्जो ही नहीं करता। वहां पे बहुत तवज्जो भी आई है, और अब वो एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये जो एक बीजेपी की जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है, उसको आप पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट कर सकें। तो उस लिहाज से आज का जो एलामिया जारी किया है हुकूमत ने, वो काफी मुनासिब है और काफी बैलेंस्ड है। बात साहब, यहाँ पे एक पॉइंट की तरफ आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। 2019 के बाद हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इंप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया था कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। और एक जेडी वैंस के दौरे के दौरान हिंदुस्तान के वजीर आजम के सऊदी अरेबिया में होते हुए इस तरह का अटैक, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी शायद एक बार फिर से वो इंप्रेशन गया कि नहीं भाई, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हिंदुस्तान का एरिया नहीं है। तो शायद ये भी एक रीजन है पैनिक करने की। नहीं, वो तो कल ब्लूमबर्ग ने भी लिख दिया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि ये जिस तरह से कह रहे थे कि ये सारे मामला जो हैं वो तय हो गए हैं और मामला बिल्कुल हमारे काबू में है, तो वो बात तो दुरुस्त नहीं निकली। तो ये तो ब्लूमबर्ग जैसे जो बड़े इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उन्होंने भी ये बात जो है वो कर दी है। झटका तो काफी बड़ा पहुंचा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, जिस तरह से वो एक बताना चाह रहे थे कि कश्मीर सेटल डाउन हो गया है 370 के बाद। देखें, प्रॉब्लम यही होती है, जब आप एक बोतल को जोर से ढक्कन बंद करके ये समझें कि अब तो काबू हो गई है हर चीज, वो इरप्ट हो जाती है। इसीलिए कभी भी मामला जो है वो बंदूक की नोक के ऊपर और इन चीजों के ऊपर तवील अरसे तक आप नहीं जो है वो उसको कर सकते। लिहाजा ये जो इंडियन पॉलिसी थी एक बर्बरियत की और फस्तायत की, वो वहां पे उसको शिकस्त हुई है। और कश्मीरी कैसे इसको देखिए, इस मामले को जब तक कश्मीर का मसला जो है वो सॉल्व ना हो, जब तक कश्मीर का मसला जो है वो हम उसको हैंडल ना कर लें, तो ये बड़ा मुश्किल है कि इसको जो है वो ये चीजें रुक सकें, क्योंकि सारे कश्मीरी आपके खिलाफ हैं। एक बुनियादी प्रिंसिपल था ना जिसके ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था कि मुसलमान अक्सरियत पाकिस्तान में जाएगी, हिंदू से हिंदुस्तान में जाएगी। अब आपने उस प्रिंसिपल को वायलेट किया है, और वो जो सिमरिंग है वो तो 80 साल से जारी है, वो इस तरह एक दिन में कैसे खत्म हो। फाज साहब, इसी को थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी लेके आते हैं। पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका अभी तक स्टांस, जो बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट आई है, सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट आई है, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि दीज आर द टाइम्स के जहाँ पे पूरी कौम को इकट्ठे खड़े होना चाहिए और होना पड़ता है। डू यू थिंक कि वो प्रिंसिपल स्टांस उनका अभी तक के लिए ठीक है, टेकिंग ऑल दिस? उन्होंने तो बिल्कुल सही बातें की हैं, पीटीआई तो खड़ी ही है। लेकिन देखिए ना साहब, पाकिस्तान में या अगर आप इस वक्त देखेंगे तो मसला ये है कि किसी और की स्टेटमेंट को इतनी मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो वो सिर्फ जो है वो इमरान खान की स्टेटमेंट मैटर करती है। और जब तक अगर आप यूनिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लगे कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है और एक जगह के ऊपर है, तो फिर आपको तो जो है वो इमरान खान से बात करनी पड़ेगी ना। जब तक इमरान खान से आप बात नहीं करेंगे, कैसे आप ये तासुर ला सकते? और वॉर ऑफ नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओके? नहीं, ये मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं कल से भी एक किसी इंपॉर्टेंट आदमी से मैंने बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम शहबाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट शी जो है चाइना के और MBS जो है उनसे तो बात करनी चाहिए और अपना केस जो है उनके सामने रखना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान की देखें जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, वो मतलब मुसलसल कल उन्होंने बातें की हैं, ट्रम्प से उनकी बात 2 दफा हुई है। जेडी वैंस तो थे ही हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के आज तमाम सफीर जो हैं वो फॉरेन ऑफिस में गए हैं और उन्होंने वहां पे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की इन ये जो लोग वहां पे जो सानिया हुआ है उसके ऊपर। देखिए, जाफर एक्सप्रेस वगैरह या जो सारे हमारे यहाँ हुए हैं, हमारे तो कभी इस तरह का रिस्पांस जो है वो नहीं मिला।
तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इस वक्त नैरेटिव वॉर है, और जो हमारा इस वक्त समझिए जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, उसमें तो बहुत कमी है। मेरे ख्याल में कम से कम बाकी मुल्कों को चले रहने दें, लेकिन यूएई, सऊदी अरेबिया और चीन के सरबराहान से तो अब तक शहबाज शरीफ की बात हो जानी चाहिए। फवाद साहब, कुलभूषण पाकिस्तान में होते पाकिस्तान ने रंगे हाथों पकड़ा, तमाम एक्टिविटीज प्रूवन, बावजूद इसके कि हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स दुनिया को बता चुके कि भाई वी आर द विक्टिम्स हेयर। इवन देन जिस चीज की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा ही सुस्ती का चले लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। सुस्ती का तो खैर क्या हो सकता है, लेकिन मुझे अभी तक फ्रेंकली समझ नहीं आई कि अभी तक ये इन्होंने ये 3 मुल्कों से बात क्यों नहीं की। इनसे तो फौरी तौर पे करनी चाहिए, चौथा मुल्क तुर्की हो सकता है। लेकिन इवन रशिया से भी बात करनी चाहिए थी, यूएसएसआर से। लेकिन अभी तक ये एफर्ट नजर नहीं आई, समझ नहीं आई कि क्यों नहीं हुई। और सेकेंडली, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भी फरमाइएगा। 2 के 4 ड्रेन्स पाकिस्तान के हिस्से आना 1960s में, इस ट्रीटी के बाद हमारे वो जो दरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो उनका सारा पानी हिंदुस्तान के कंट्रोल में चले जाना। डू यू थिंक कि हिंदुस्तान इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स एट दिस मोमेंट ले सकता है, या सिर्फ ये धमकी ही थी एक? देखिए, मेनली तो ज़ाहिर रेटरिक है अपने पब्लिक के लिए। अदरवाइज देखिए, दरियाओं का रुख थोड़े इस तरह पड़े जा सकते हैं, या डैम एक दिन में तो नहीं बन जाते ना। आप क्या आगे जब सैलाब का पानी आ रहा है तो क्या वो रोक के पूरा अपने इलाकों को तो नहीं डुबो देंगे? जाहिर है वो दरिया है, सदियों से दरिया बह रहे हैं, उनके रुख मोड़ना आसान थोड़ी है। और इस तरह की जो बातें हैं, हरकतें हैं, यानी ये तो उसी वक्त वो कर सकते हैं जब पानी कम होगा। जैसे आजकल कुछ पानी कम है, लेकिन आगे सावन आ जाएगा, फिर सावन में वो कैसे उसको जो है वो रोकेंगे? तो आई थिंक इट्स फार, जब वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो दे विल रियलाइज कि इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स देन दे थॉट। फाद साहब, लास्टली ये भी फरमाइएगा जाते जाते, एपीसी आप होते हुए देख रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इमरान खान साहब की मौजूदगी, क्या मौजूदा हमारी मुल्क की सूरत हाल, इस खित्ते की सूरत हाल ऐसी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया जाना चाहिए और किया जाएगा? तो सूरत हाल तो 100% यही है। सूरत हाल तो यही है कि इमरान खान को रिलीज किया जाना चाहिए था, और वो उनसे जो है वो ही शुड बी ऑन द फोरफ्रंट ऑफ नैरेटिव वॉर जो हमारी हो रही है। लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत जो है वो कहते हैं कि मोदी से तो हम मिलते तरले करके बात कर लेंगे, लेकिन हमने इमरान खान से बात नहीं करनी। अपने लोगों से बात करने को वो तैयार नहीं है। वो मोदी से मिलते तरले करने को भी तैयार हैं, बात करने को भी तैयार हैं। आई डोंट नो इतना भी क्या मुसीबत जो है वो बन गई है। वो इमरान खान से जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। बाकी हर काम वो उसमें वो उन्हें मुल्क के भी मफादात की परवाह नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आज भी बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब इसहाक डार साहब से सवाल पूछा गया तो वो डाइवर्ट करके आई थिंक पीपल्स पार्टी की तरफ ले गए कि हाँ जी, आज भी हमारी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग लाइंड अप है, और वो बिलावल साहब से मुलाकात उनकी आज लाइंड अप थी, प्राइम मिनिस्टर की। आई थिंक आज भी डाइवर्ट। तो वो अपने अलाइज से मुलाकात में क्या तीर मारेंगे? असल बात तो ये है ना कि आपकी बात इमरान खान से हुई है कि नहीं हुई है। तो इमरान खान से बातचीत मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये इमरान खान से बातचीत करेंगे जब तक बिल्कुल ही वो, हमारी पंजाबी में एक मिसाल है कि जब तक मछली जड़ी है वो पत्थर ना चट लो वापस नहीं आती। ये जब तक पूरे 100 जूते ना हो जाए, मेरा नहीं ख्याल ये बात है। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, जनाब फवाद हमारे साथ मौजूद थे इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। आई थिंक फवाद साहब की ग्रिप बहुत सारे हमारे सीनियर एनालिस्ट जो स्पेशलाइज करते हैं उनसे भी ज़्यादा है। रीज़न कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फवाद साहब की ग्रिप बहुत अच्छी है, और अक्सर इंडियन मीडिया जो है उसके ऊपर भी फवाद साहब वहाँ पर भी उनका मुकदमा बड़े मौसर अंदाज में लड़ते रहते हैं। what I want to say is कि at this moment जिस तरह जिसके तरफ फवाद चौधरी साहब ने निशानदेही की, हमारे लोकल इश्यूज, हमारे डोमेस्टिक इश्यूज आर देयर, वी ऑल नो दैट, हर कौम हर मुल्क के होते हैं। लेकिन जहाँ पर सूरत हाल ऐसी बन जाए कि जो पिछले 48 घंटों से, पिछले 2 दिनों से बनी हुई है, वहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे होने की ज़रूरत होती है। मुझे समझ नहीं आएगी कि इन डेज टू कम कि अगर आज आप इमरान खान साहब या उनकी सियासी जमात को हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं लेती, तो कल इनका इनपुट वो किस तरह चाहेंगे, तहरीक इंसाफ किस तरह इनपुट दे सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को यूनाइट करने का ही इनपुट दे सकती है ना इस तरह की सिचुएशन के अंदर। सो आई वंडर कि आज आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते, आप इमरान खान साहब से इवन मुलाकातों के लिए आज पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह से शाम तक फाइलें ढूंढती फिरी, वो भी एक अलग से ड्रामा है। लेकिन चलें, आज का शो हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो फाइलें ढूंढते फिरे। यहाँ तक उनकी अपनी मुलाकातें लीडरशिप की नहीं हो रही। दो आइडियली तो होना ये चाहिए कि इमरान खान साहब
शुड बी ऑन बोर्ड। उनको इन तमाम मामलों की, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, मुकैयद हैं, जो भी हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो एक अलग, लेकिन कल को फिर लोगों को एंगेज जब किया जाएगा तो कैसे, किस लेवल पे रख के एंगेज किया जाएगा, दैट इज माय क्वेश्चन। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।